अनुपम स्टार्ट। गुड मॉर्निंग एवरीबडी। ये सीएमए इंटरमीडिएट के ग्रुप 2 में जो इंड एस है उसमें से आज एक नया इंड एस हम लोग स्टार्ट करेंगे। इंड एस 19 एम्प्लॉई बेनिफिट्स। ओके, देखिए बहुत मैं नहीं बोलूँगा बहुत इजी इंड एस है, बट यस आपके लेवल पे जितना इजी इसको कर पाने की मेरी ताकत थी मैंने कोशिश की है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला बात कि ये जो इंड एस है ना बच्चों, आप बुक ये वीडियो लगातार देखते रहिएगा जो स्क्रीन पे चल रहा है। ये बुक्स ऑफ एम्प्लॉयर्स आपको लिखना नहीं, यही नोट्स आपके काम आ जाएगा। आप खाली इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा पीडीएफ निकाल करके। तो ये एम्प्लॉयर की बुक्स के लिए इंड एस बनाया हुआ है। और शेयर बेस्ड पेमेंट जिसको आप लोग एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन बोलते हैं, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन को छोड़ करके जितने भी, क्योंकि एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन है ना वो दैट इज कवर्ड बाय अनदर इंड एस कॉल्ड इंड एस 102। तो वो तुम लोग सीएमए के फाइनल में पढ़ोगे। ओके, तो शेयर बेस्ड पेमेंट को छोड़ के एम्प्लॉई को किसी भी तरह का पेमेंट जो हम लोग करते हैं ना वो सब इंड एस 19 के कवरेज एरिया के अंदर आता है, जिसमें आप सैलरी, वेजेस, हाउस रेंट अलावेंस, ग्रेचुइटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, इस तरह का जितना भी चीज आप जानते हो, लीव सैलरी, प्रॉफिट शेयरिंग बोनस, तुम्हारा रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट, सब चीज इस एस के अंदर में, इस इंड एस के अंदर में आती है। ओके, तो आइए पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। एप्लीकेबिलिटी एंड स्कोप। दिस इंड एस 19 is relevant for the books of the employers. This ind AS will cover all the types of employee benefits except share-based payments to them. Share-based payments will be covered in a separate ind AS 102, which is there in your CMA final syllabus. अब आइए अगली बात, पैराग्राफ नंबर 2। ये जो इंड एस है ये जितने भी तरह की एम्प्लॉई बेनिफिट्स है ना उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। 4 पार्ट करके ये लोग पढ़ाएगा। 1 इज शॉर्ट टर्म एम्प्लॉई बेनिफिट, 1 इज पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट कि आपका एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया उसके बाद जो आपको पेमेंट मिलने वाला है। 1 इज अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉई बेनिफिट्स एंड अनदर इज टर्मिनेशन बेनिफिट। अब आप ये समझिए यहाँ पे अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉई बेनिफिट नाम क्यों दिया गया, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉई बेनिफिट क्यों नहीं बोला गया? द कारण इज दिस, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। कई साल के बाद एम्प्लॉय को पैसा मिलता है, रिटायरमेंट के वक्त पैसा मिलता है, डेथ के वक्त पैसा मिलता है, तो वो भी लॉन्ग टर्म है। तो क्योंकि पोस्ट एम्प्लॉयमेंट नेचर का है उसको भी लॉन्ग टर्म बोलते हैं। उसको क्योंकि बी में कवर कर रहे हैं तो बाकी कोई सा भी अगर अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट है तो उसको अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट के नाम से जाना गया है, जो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट नेचर का नहीं है पर लॉन्ग टर्म नेचर का है। उसके बाद आया टर्मिनेशन बेनिफिट। जब एम्प्लॉय को हम लोग निकाल देते हैं, टर्मिनेट करते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट वो ले लेता है तो उसको जो पेमेंट हम लोग करते हैं दैट इज टर्मिनेशन बेनिफिट। तो ये 4 पार्ट में हम लोग इंड एस को पढ़ेंगे। ओके, आपके लेवल पे जितना है उतना ही पढ़ेंगे। आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ये प्लीज मान के चलिएगा ये पूरा इंड एस 19 एम्प्लॉयर यानी कंपनी की बुक्स में, आपको ऐसे भी मालूम है कि इंड एस ओनली कंपनियों पे एप्लीकेबल है, वो भी लिस्टेड कंपनियों पे, और अगर लिस्टेड नहीं है तो 250 करोड़ से ऊपर जिनका नेटवर्थ है उन कंपनियों पे एप्लीकेबल है। तो एम्प्लॉयर के बुक्स की कहानी है। एम्प्लॉय तो इंडिविजुअल होता है, उस पर इंड एस एप्लीकेबल नहीं है, तो ये एम्प्लॉयर का बुक कीपिंग है। तो पैराग्राफ नंबर 2 मैंने आपको कंप्लीट किया। अब मैं रीडिंग करता हूं। इट इंक्लूड्स शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड टर्मिनेशन बेनिफिट। फिर एक एक को जब मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा तो एक एक का डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, सम्स धीरे धीरे करते जाएंगे। अब आया कि एम्प्लॉय कौन है, तो एनी इंडिविजुअल हु इज इन द पेरोल, जिसको कंपनी पेमेंट करती है सैलरी का, वेजेस का, तो एनी एम्प्लॉय हु इज इन द पेरोल ऑफ द कंपनी इज एन एम्प्लॉय, और एन एम्प्लॉय इज एन इंडिविजुअल हु इज इन द पेरोल ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग डायरेक्टर्स। ये इंटरेस्टिंग है, डायरेक्टर्स को भी एम्प्लॉय की तरह ही अकाउंट फॉर करना है इन इंड एस 19।
ओके, सो अब चलते हैं बच्चों एक एक करके शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट का अकाउंटिंग प्रोसेस को डिस्कस करने का। पहला बात कि शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट बोलते किसको है, व्हाट इज शॉर्ट टर्म। एम्प्लॉय बेनिफिट तो क्लियर है, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पेमेंट करता है, वो कैश में करे, काइंड में करे, जो भी जो एम्प्लॉयर का कॉस्ट है एम्प्लॉय का बेनिफिट है। एम्प्लॉयर पे करेगा, एम्प्लॉय को मिलेगा। रिलायंस पे करेगा, रिलायंस के एम्प्लॉयज को मिलेगा। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है, आप जो अभी सोच रहे हो शॉर्ट टर्म, वो नहीं है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म 12 महीना नहीं है, 12 महीना नहीं, 12 महीना का यूज देखो कैसे है। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट उसको बोलते हैं कि जैसे करेंट ईयर में कोई भी एम्प्लॉय का अगर कोई भी अमाउंट ड्यू हुआ तो करेंट ईयर के एंड के बाद अगले 12 महीना के अंदर अंदर भी अगर कोई चीज पेएबल है ना, उसको शॉर्ट टर्म बोलेंगे। मतलब ड्यू डेट के 12 महीना नहीं। जैसे मान लो इस महीना कोई एम्प्लॉय काम किया तो उसका सैलरी ड्यू हो गया, ये मान लो जुलाई चल रहा है तो जुलाई एंड में सैलरी ड्यू हो गया, तो एक साल मतलब अगला जुलाई नहीं, ऐसा नहीं है। जिस वक्त उसका अमाउंट ड्यू होगा वहां का ईयर एंड में चले जाओ, वहां से 12 महीना चेक होगा। अगर उसके बीच में भी कोई अमाउंट पेएबल है तो वो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट कहलाएगा और पैरा 4 के हिसाब से उसका अकाउंटिंग होगा। सर क्या है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में डिफरेंस? एक्चुअली लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट जो भी होता है ना, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के अकाउंटिंग होता है। मतलब अगर किसी को 3 साल बाद हम लोग 1 लाख रुपया का सैलरी देने वाले हैं, भले एक्रू अभी हो गया है, पेमेंट अगर हम 3 साल बाद करेंगे और मान लो वो लॉन्ग टर्म हो गया तो पहले हम 1 लाख का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। पीवी आया मान लो 75,000 तो हम 75,000 में सैलरी डेबिट करेंगे। उसके बाद पेमेंट जब 1 लाख करेंगे तो अगला 3 साल में इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे, जैसे हायर परचेज में आपको सिखाए हैं। धीरे धीरे इंटरेस्ट रिकॉर्ड, नॉर्मल इंटरेस्ट का अकाउंटिंग इवन लीजेस में भी सीखे हो आप, एस 19 बहुत सारा जगह पे सीखे हो। तो 75,000 का सैलरी डेबिट होगा और धीरे धीरे 3 साल में इंटरेस्ट डेबिट होगा 25,000 का, तब 1 लाख रुपया टोटल उसका ड्यू बनेगा, 1 लाख पेमेंट कर देंगे अगर लॉन्ग टर्म हुआ। शॉर्ट टर्म अगर हुआ तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, जितना हम उसको पे करने वाले हैं उतना रुपया ही हम आज रिकॉर्ड करने वाले हैं। आइए, तो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट किसको बोलते हैं? जब वो ड्यू हुआ उसका एंड ऑफ द ईयर तक चले जाओ, वहां से 1 साल चेक करो, अगर वो 1 साल के अंदर अंदर पेएबल है तो वो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट है। एग्जाम्पल में अगर मैं बोलूं कि करेंट ईयर चल रहा है मान लो 23-24 का मान लो अप्रैल महीना का सैलरी एक्रू हो गया, अप्रैल के एंड में ड्यू हो गया, मई 1st वीक में, मई 1 तारीख को ड्यू हो गया, तो पहले चले जाओ ईयर एंड में। ईयर एंड आया 31/3/24 को, वहां कुछ मत बोलो, यहां से 1 साल यानी 31/3/25 अगर इसके पहले पहले पेएबल है, 31/3/25 के पहले पहले पेएबल है तो हम उसको शॉर्ट टर्म बोलेंगे। तो कई बार 12 महीना की जगह वो 23 महीना भी हो सकता है। सोचते चलो मैंने 23 क्यों बोला। अब आगे चलते हैं। डेफिनेशन ए शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट इज वन विच इज पेएबल विद इन 12 मंथ्स, देखना ध्यान से, फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच इट अक्रूज। आगे टाइप्स ऑफ शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। बच्चों देखो 3 तरह की शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट होती है। एक को सैलरीज एंड वेजेस बोलते हैं, जो नॉर्मल आप लोग सुनते हैं, हमेशा मंथली पेमेंट होता है। एक लीव सैलरी जिसका इंड एस में नाम है कॉम्पेंसेटेड एब्सेंसेस, और तीसरा है प्रॉफिट शेयरिंग बोनस, जो एम्प्लॉय को प्रॉफिट के ऊपर जो बोनस दिया जाता है। कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, एम्प्लॉय को बोनस देगी कंपनी। बहुत कम कंपनियां देती हैं, बट जो भी कंपनी देती है, ये तीनों तरह का बेनिफिट को शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर रखा जाता है। सो अगर कोई बोले कितना तरह का शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट होता है, तो आप बोलेंगे 3 तरह का, सैलरीज एंड वेजेस, कॉम्पेंसेटेड एब्सेंसेस एंड प्रॉफिट शेयरिंग बोनस। अब सैलरीज एंड वेजेस की अकाउंटिंग को मैं पहले डिस्कस करता हूं। 11-12 से फाउंडेशन में, बीकॉम में, इंटरमीडिएट में हमेशा आपने सैलरीज को डेबिट करके टू बैंक लिखा, या सैलरी डेबिट हुआ तो सैलरी आउटस्टैंडिंग लिखे। मंथ में सैलरी अक्रू होता है, अक्रू होते ही डेबिट होता है, डेबिट होने के बाद वो पीएल में चला जाता है। पेड हो गया तो टू बैंक है, पेमेंट नहीं हुआ तो आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखा जाता है, सैलरी P&L में जाता है। कब सैलरी कैपिटलाइज होता है? अगर वो स्टाफ किसी कंस्ट्रक्शन ऑफ असेट के लिए काम कर रहा हो।
अगर वो स्टाफ रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी में नहीं काम करके किसी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में काम कर रहा हो, हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, वहां पे वो स्टाफ काम कर रहा है, तो उसका स्टाफ का सैलरी भले कैपिटलाइज हो जाए, अदरवाइज नॉर्मली स्पीकिंग सैलरीज एंड वेजेस गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसको अलग से पढ़ा करके इतना लंबा टानने की कोई जरूरत नहीं है। आइए, सैलरीज एंड वेजेस, इट इज एन एक्सपेंस एंड लायबिलिटी। पेमेंट करना है इसलिए लायबिलिटी वर्ड लिखा गया। आप बोलेंगे सर पेमेंट होने के बाद भी लायबिलिटी, तो तुम कोई बेवकूफ हो क्या कि पेमेंट होने के बाद लायबिलिटी? अनपेड है तभी लायबिलिटी। तो दो ही तरह का एंट्री होता है, सैलरीज टू बैंक, नहीं तो सैलरीज टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज। पे कर दिए तो लायबिलिटी खत्म हो गया, पे नहीं किए तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है। इट कैन बी कैपिटलाइज्ड ओनली इफ इट इज डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल टू कंस्ट्रक्शन ऑफ ए पीपी और इंटेंजिबल असेट। पीपी और इंटेंजिबल असेट के इंड एस का नाम मैंने लिखा है, इतना रेलेवेंट आपके लिए नहीं है, ऑल्दो आप लोगों ने वेरी सिमिलर एएस में पढ़ा है। सो सैलरीज एंड वेजेस का अकाउंटिंग के लिए आज इस लेवल पे आने के बाद कोई रॉकेट साइंस हमारे लिए नहीं है कि इसको समझने में दिक्कत हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लीव सैलरी। इनकम टैक्स जब आप पढ़ते हो तो आपने लीव सैलरी का नाम सुना होगा। हमारे डिस्कशन में लीव सैलरी, मैं लीव सैलरी बोलूंगा, वैसे इसका प्रॉपर नाम कॉम्पेंसेटेड एब्सेंसेस है। वो एब्सेंस जब इंप्लॉई एब्सेंट भी रहेगा पर कंपनी उसको कॉम्पेंसेट करेगी। ओके, आइए, लीव सैलरी दो तरह की होती है, एक एक्यूमुलेटिंग, एक नॉन एक्यूमुलेटिंग। एक्यूमुलेटिंग का मतलब हुआ कि हम आपको छुट्टी बोले कि साल में 10 दिन का छुट्टी ले लेना, सिक लीव ले लेना, अगर नहीं लोगे तो जितना दिन नहीं लोगे वो अगले साल के लिए हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। इसको बोलते एक्यूमुलेटिंग लीव सैलरी या एक्यूमुलेटिंग कॉम्पेंसेटेड एब्सेंसेस। वर्ड देखो, इट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड। लेकिन कुछ लीव होता है नॉन एक्यूमुलेटिंग, जिसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकोगे। छुट्टी लेना है तो लो, नहीं लिया तो लैप्स। जैसे एक तो लीव होता है मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी, मान लो कोई लेडी है, मां बनने वाली है, उसने छुट्टी लिया, या पैटर्निटी लीव, बाप बनने वाला उसने छुट्टी ली, तो ठीक है, एम्प्लॉयर कॉम्पेंसेट करेगा। पर ऐसा तो नहीं होगा ना कि इस साल हम छुट्टी नहीं लिए 15 दिन, फिर अगला साल नहीं लिए 15 दिन, तो उसके बाद वाला साल में हमको 45 दिन का छुट्टी दे दो। ये तो मैटरनिटी लीव है, जब होगा तो लीव ले लो, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। एक्यूमुलेट ये नहीं होते। अब आइए, जो लीव नॉन एक्यूमुलेटिंग नेचर का है, नॉन एक्यूमुलेटिंग, वो लीव जब इंप्लॉय लेगा, उसको अवेल करेगा, कंपनी पे करेगी और उसका लीव सैलरी के नाम से डेबिट कर देगी। क्लियर? माने एज एंड व्हेन इट अकर्स, अकाउंटिंग विल हैपन ओनली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एम्प्लॉय विल गो ऑन लीव, एम्प्लॉयर विल मेक द पेमेंट, पेमेंट विल बी डेबिटेड इन द P&L टू बैंक, कंपनी लिखेगी, लीव सैलरी को डेबिट करेगी। लेकिन जो एक्यूमुलेटिंग लीव सैलरी है, इसका प्रोविजन बनाना पड़ता है। मान लो 10 दिन का हमने किसी को सिक लीव दिया, एम्प्लॉय ने 3 दिन छुट्टी ली, तो 3 दिन को तो हम पेमेंट कर देंगे लीव सैलरी टू बैंक, वो छुट्टी लिया हम पेमेंट कर दिए लीव सैलरी टू बैंक। लेकिन 7 दिन वो छुट्टी नहीं लिया, उसको तो वो अगला साल ले पाएगा, यस और नो, तो उसका हम लोग प्रोविजन बनाएंगे। तो कहानी इस अक्यूमुलेटिंग लीव सैलरी का प्रोविजन बनता है, नॉन एक्यूमुलेटिंग लीव सैलरी का प्रोविजन नहीं बनता है। दूसरी बात, जब आप प्रोविजन बनाएंगे तो आपने बोला 7 दिन का प्रोविजन बनाएंगे, क्योंकि 10 दिन अलाउड था, 3 दिन उसने छुट्टी ली, तो 7 दिन का हम प्रोविजन बनाएंगे। ये जरूरी नहीं है। 7 दिन का प्रोविजन बनाएंगे, नॉर्मली स्पीकिंग इट इज राइट। लेकिन मान लो कुछ ऐसा एस्टिमेट है कि 7 दिन में से एम्प्लॉय अगले साल 5 दिन ही छुट्टी ले पाएगा, 2 दिन लैप्स हो जाएगा कोई भी कारण से। मान लो आपका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है, आपके एम्प्लॉय का टर्नओवर बताता है, आपका और एम्प्लॉय का जो अटेंडेंस रजिस्टर है वो बताता है कि जितना कैरी फॉरवर्ड होता है उसमें से 2 दिन लोग अवेल नहीं कर पाते, लैप्स हो जाता है। तो अगर लैप्स होने की प्रोबेबिलिटी है तो फिर अच्छा है कि उतने दिन का प्रोविजन मत बनाइए। माने इंस्टेड ऑफ मेकिंग ए प्रोविजन फॉर 7 days, इट इज बेटर टू मेक ए प्रोविजन फॉर ओनली 5 days। तो प्रोविजन उतने ही दिन का बनाइएगा,
ठीक है, जितना कैरी फॉरवर्ड होता है प्रोविजन बनना चाहिए, पर उसमें से अगर कुछ लैप्स होने वाला है तो झूठ मूठ का हम प्रोविजन बना दें, फिर उस प्रोविजन को रिवर्स करना पड़े, हम तो लिख दें PL टू प्रोविजन, बाद में मेरे को प्रोविजन टू PL उल्टा करना पड़े। इससे बेहतर है इंड एस का बोलना है कि अगर आपको लगता है इसमें से 7 दिन में से कुछ दिन लैप्स होने वाले हैं तो डोंट मेक ए प्रोविजन फॉर दैट। अब इसमें मैं एक बात और बोलूंगा, कई बार क्या होता है कि 5 दिन माने कंपनी ऐसा रूल बना के रखी है कि जितना आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे उसमें से जितना ले लिए, जो लैप्स होएगा उसका 50% कंपनी कैश पेमेंट कर देगी। माने लैप्स होएगा 50% पेमेंट मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर आपको लगता है 7 दिन में से 5 दिन वो लीव ले लेगा अगले साल, और 2 दिन में से फिर 2 दिन लैप्स होगा, उसका भी 50% कंपनी पे कर देगी, तो कुल मिला के तो 5 दिन का तो प्रोविजन बनेगा ही, 2 में से भी 1 दिन का बनेगा क्योंकि कंपनी 50% पेमेंट भी करेगी, तो टोटल मिलाकर के 6 दिन का प्रोविजन बनेगा। तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से पढ़िएगा। कोई जरूरी नहीं कि पूरा 7 डेज कैरी फॉरवर्ड हुआ तो 7 डेज का प्रोविजन बनेगा। ढंग से एस्टिमेट करिएगा क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ लैप्सेस है, उसको ध्यान में रखते हुए प्रोविजन बनाए जाएंगे, हड़बड़ा करके नहीं बनेंगे। और नॉन एक्यूमुलेटिंग जो लीव होती है उसके प्रोविजन नहीं बनते क्योंकि वो कैरी फॉरवर्ड होता ही नहीं है। सो पैराग्राफ नंबर बी का रोमन 2 इज ओवर। मैं रीड करता हूं, तुम मेरे साथ रीड करोगे। लीव सैलरी, they are of 2 types, accumulating which can be carried forward, non-accumulating cannot be carried forward. Sick leave are accumulating but maternity leaves are non-accumulating. आदि provision is required for the leaves carried forward यानी कि accumulating. However, while estimating the amount of provision we must consider the probability of lapses. ये वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड फॉर नॉन एक्यूमुलेटिंग लीव्स, जो मैटरनिटी फैटर्निटी लीव होता है उसका कोई प्रोविजन नहीं बनता। एक्सपेंस इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन द लीव अकर्स, द एंड। अब आया प्रॉफिट शेयरिंग बोनस। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूं कि मेरी एक कंपनी है, मान लो PR एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। मैंने एम्प्लॉय लोगों को बोल रखा है कि 22-23 में हम लोगों का जितना भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, मान लो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया 40 लाख रुपया, हम इसका 10% तुम लोगों को बोनस देंगे, तो यानी कि 4 लाख रुपया बोनस देंगे। तो ये 4 लाख रुपया मेरी बुक्स में प्रोविजन बनना चाहिए, और ये प्रोविजन 22-23 में ही बन जाएगा, 23-24 में नहीं, क्योंकि प्रॉफिट 22-23 का है। और प्रोविजन बनाने, और मतलब मेरे को पता तो ईयर एंड के बाद जैसे मैं PL बनाऊंगा मेरे को पता चली जाएगा, और बैलेंस शीट डेट का साइनिंग के पहले मेरे पास ये इंफॉर्मेशन रहेगा। तो इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट में भी ये एक तो एडजस्टिंग इवेंट का इसका नाम है कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग बोनस का डिटर्मिनेशन एडजस्टिंग इवेंट होता है। और यहां भी हम लोग बोल रहे हैं कि अगर 22-23 का प्रॉफिट है तो प्रोविजन भी 22-23 में बनेगा, भले 23-24 में हमको इसका एग्जैक्ट अमाउंट पता चलेगा जब PL बनेगा उसके बाद, लेकिन हम अकाउंटिंग 22-23 में करेंगे। अब मान लो मैं 10% बोनस दूंगा तो मैं 4 लाख का बोनस दूंगा। अब मेरे मान लो 10 इंप्लॉई हैं तो एक इंप्लॉई का 40-40 हजार रुपया बोनस बना, तो मेरे को 4 लाख का प्रोविजन बनाना है। पर इंस्टीट्यूट ने इंड एस में बोला कि प्रोविजन 4 लाख बनाइए, लेकिन यहां भी देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ लैप्स कितना है। सर मतलब मान लो मेरे 10 इंप्लॉई हैं और मैंने ये वाला बोनस बोला है कि हम 31 मार्च 2024 के पहले पेमेंट करेंगे, माने 31/3/2024 को पे करेंगे। 22-23 का बोनस है, 23 के मई जून जुलाई तक पता चलता है, प्रॉफिट लॉस बनेगा तो पता चलेगा। पेमेंट हम लोग मार्च में कर देंगे, मार्च 24 को कर देंगे। पर मार्च 24 को मेरे पास वो इंप्लॉई रहना तो चाहिए। अब मान लो 10 में से 8 इंप्लॉई मेरे को, माने 8 रहेंगे, 2 छोड़ के चले जाएंगे, तो फिर उस 2 इंप्लॉई का प्रोविजन हम क्यों बनाए? बिकॉज मेरे पास 20% का लेबर टर्नओवर है, इंप्लॉई टर्नओवर है, उतने लोग मेरे को छोड़ के जाते हैं। तो इंड एस 19 का बोलना है डोंट मेक प्रोविजन टू दोज इंप्लॉइज या फॉर दोज इंप्लॉइज हु विल नॉट टेक द बेनिफिट। जो आपका पेमेंट होगा ही नहीं उसका प्रोविजन बना करके फिर रिवर्स करने का क्या मतलब है? प्रोविजन प्रूडेंस बेसिस पे बनाइए, पर ओवर कंजर्वेटिज्म फॉलो मत कीजिए। तो इस केस में तुम बताओ कि कितने लोगों का प्रोविजन फिर बनाएंगे, 10 का कि 8 का? आंसर इज 8 का। तो 40,000 इंटू 8, 3,20,000 रुपए का प्रोविजन बना लीजिए। करेंट ईयर में बनाइएगा 22-23 में। सो ये पैराग्राफ कंप्लीट हुआ अपना प्रॉफिट शेयरिंग बोनस को लेकर के। आइए मैं पढ़ता हूं रीडिंग, और उसके बाद हम लोग शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट पे अगर 1-2 क्वेश्चन कुछ दिखा तो उनको बनाएंगे। आइए,
It is to be recorded as a liability and an expense if there is a present obligation, whether constructive or legal. मैं कंस्ट्रक्टिव और लीगल का बात बोलता हूं, जैसे मैंने आपको बोला मेरा इंप्लॉय लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, मैं 10 बोनस उनको दूंगा, तो दैट इज कॉल्ड लीगल। लेकिन मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पर पिछले 10 साल से मैं बोनस देता आ रहा हूं और मेरे इंप्लॉय लोगों को भी मालूम है मैं दूंगा, और मेरे बहुत सारे ऐसे रिटन डॉक्यूमेंट हैं, टेक्स्ट हैं, बातचीत है, जिससे इंप्लॉय को यह पता चलता है कि मैं बोनस दूंगा। मैंने उनको बोला नहीं कभी भी मेरा बोनस का तरह कॉन्ट्रैक्ट है, पर हित इतिहास गवाह है कि मैं उनको बोनस देता हूं, आगे भी मेरे को लगता है कि मैं बोनस दूंगा। उस तरह के ऑब्लिगेशन को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। इंड एस का एकदम सिंपल फंडा है, चाहे लीगल ऑब्लिगेशन हो चाहे कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन हो। लीगल तो माने जिसको कोर्ट में हम लोग केस कर सकते हैं, और कंस्ट्रक्टिव मतलब हुआ कि एम्प्लॉयर के पास्ट कैरेक्टर से, उसके बातचीत के तरीके से, उसके डॉक्यूमेंटेशन से, उसके बिहेवियर से, उसके पैटर्न ऑफ डूइंग थिंग्स से सामने वाले के मन में ये उम्मीद हो जाती है कि भाई पेमेंट तो मिलेगा। इस तरह के ऑब्लिगेशन को कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन का मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के सुनाता हूं, सुनिएगा। पहले मैं इसको दिखाता हूं। इट इज टू बी रिकॉर्डेड एज ए लायबिलिटी एंड एन एक्सपेंस इफ देयर इज ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी एंड ए रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड। While estimating the amount of provision, we must consider the probability of lapses, जैसा मैंने यहां पे समझाया। अब आइए मैं आपको कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन पढ़ के सुनाता हूं कि इंस्टीट्यूट की नजर में कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन का डेफिनीशन क्या है। ये देखिए, इंड एस 37 में ये डिफिनीशन दिया हुआ है और आप लोगों के सिलेबस में भी है, बाद में आएगा। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, ए कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन इज एन ऑब्लिगेशन दैट अराइजेस फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एंटिटी। लीगल नहीं है, मेरे एक्शन से वो ऑब्लिगेशन पैदा हो गया है। बेसिकली वेयर देयर इज एन एस्टैब्लिश्ड पैटर्न ऑफ पास्ट प्रैक्टिस, पब्लिश्ड पॉलिसीज, or a current statement that the entity will accept certain responsibilities, and as a result it has created valid expectation in the minds of others. Provision should be created even in the cases of constructive obligation. Legal obligation का तो provision बनता ही है, constructive obligation का provision भी इंड एस ने बोला है बनाना है, इंड एस 19 ने भी बोला है, इंड एस 37 जो आप बाद में पढ़ेंगे उसने भी बोला है। आइए, मेरा पहला पेज का डिस्कशन कंप्लीट होता है, जिसमें टोटल मिलाकर के 4 पैराग्राफ थे। ये किस पे एप्लीकेबल है, कितने तरह के एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते हैं, एम्प्लॉय कौन होता है, और शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट किसको कहते हैं, कितने तरह के होते हैं, किसका किसका अकाउंटिंग कैसे होता है। वी डिस्कस्ड दिस पेज एंड नाउ वी विल बी सॉल्विंग इफ देयर इज एनी सम इन आवर बुक। चार क्वेश्चन है बच्चों, इलस्ट्रेशन 1, 2, 3 एंड 4। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट पे 4 क्वेश्चन है, रिटायरमेंट बेनिफिट पे 3 क्वेश्चन है, टोटल मिलाकर के 7 क्वेश्चन है आपके। आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप लोग सब क्वेश्चन को बैठ करके चुपचाप पढ़िए, देन वी विल बी डिस्कसिंग द आंसर। ये क्वेश्चन भी पीडीएफ में है, आंसर भी पीडीएफ में है, आप निकाल करके यूज कर लीजिएगा। नोट्स भी पीडीएफ में है, बुक में अगर है तो बुक से पढ़ लीजिएगा।
आइए सम को एक बार मेरे साथ पढ़ते हैं। 100 एम्प्लॉई है, 10 दिन का उन लोगों को सिक लीव मिलता है, बीमार पड़ेंगे 10 दिन छुट्टी लेंगे, पैसा नहीं कटेगा। अगर आप बीमार नहीं पड़ते हैं, छुट्टी नहीं लेते हैं, तो आप 1 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जो एम्प्लॉई कैरी फॉरवर्ड अपना करेगा लीव को, कैरी फॉरवर्ड लीव को तभी यूज करेगा जब उसका करेंट ईयर का लीव शॉर्ट पड़ेगा और उसका एक्चुअल लीव ज्यादा होगा। मतलब अगले साल जो आप लीव लेंगे, अगले साल की लीव को जो आपको एंटाइटलमेंट है 10 दिन का, उसको पहले यूज करना पड़ेगा। इधर वाला कैरी फॉरवर्ड लीव बाद में यूज होगा। 31 दिसंबर 2020 को टोटल सिक लीव जो है 2 दिन का अनयूज्ड है। तो अगर 100 एम्प्लॉई पकड़ेंगे तो 100 इंटू 200 दिन का टोटल सिक लीव कैरिड फॉरवर्ड है। तो मैक्सिमम अगर प्रोविजन बनेगा तो 200 डेज का प्रोविजन बनेगा, अगर सारे के सारे एम्प्लॉई इस सिक लीव को यूज करने वाले हैं अगले साल में। मतलब अगर ये आपको लगता है कि अगले साल ये पूरे 100 एम्प्लॉई अगले साल वाला 10 दिन और इस साल वाला 2 दिन जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है 12 दिन छुट्टी लेगा, तब आप 200 दिन का प्रोविजन बनाइए, फुल कोई प्रॉब्लम नहीं। पढ़िए, मैनेजमेंट बोलता है खाली 10% एम्प्लॉई विल यूज 1 डे, रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज विल नॉट रिक्वायर मोर देन 10 days ऑफ लीव। मतलब 100 एम्प्लॉई में से 10 एम्प्लॉई ऐसे हैं जो 2 दिन में से 1 दिन की छुट्टी लेंगे, और बाकी 90 एम्प्लॉई ऐसे हैं उनका वो 2 दिन में से 1 दिन भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उनका जो करेंट ईयर का 10 दिन का लीव है ना, वही सफिशियंट है। उनको 10 दिन से ज्यादा छुट्टी करेंट ईयर का चाहिए ही नहीं, तो उनका ये 2 दिन लैप्स कर जाएगा। तो 90 लोगों का 2 दिन लैप्स कर जाएगा और 10 लोगों का 1 दिन यूज होगा, 1 दिन लैप्स होगा। तो जो लैप्स होने वाला उसका प्रोविजन नहीं बनाएंगे। तो सर फिर कितने लोगों का प्रोविजन बनेगा? खाली 10 लोगों का 1 दिन का। तो टोटल 10 डेज का आपको प्रोविजन बनाना है। 10 डेज, एक आदमी का 1 दिन का खर्चा है 100 रुपया, तो 10 इंटू 100 1000 रुपया का टोटल प्रोविजन बनेगा। उसने पूछा है कि हाउ विल यू ट्रीट दिस, तो आप बोलेंगे 1000 रुपया का हम प्रोविजन बनाएंगे। आइए इसके आंसर को, इंस्टीट्यूट के आंसर को डिस्कस करते हैं। इन 2021 द फर्म विल पे 100 into 1 into 0.1 10 days of pay as a result of unused entitlement. If the average payment is rupees 100, the firm will provide for a liability of 1000. Therefore, expense on salaries and wages to be recognized in the P&L for the current year is the total salary payable and 1000 rupees. हमको 1000 का बात करना है। The 1000 is the provision for additional amount to be paid in 2021 as a result of unused accumulated entitlement as at the end of 31 दिसंबर 2020। 20 मार्च में ही 20 दिसंबर में प्रोविजन बनाएंगे। भले पेमेंट हमको 21 में करना पड़े, पर पेमेंट सिर्फ 1000 रुपया का बनेगा। माने 200 दिन हम लोग का टोटल कैरी फॉरवर्ड हुआ था, देखो सिर्फ 10 दिन का प्रोविजन बना। यही इंड AS 19 बोलता है कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ लैप्सेस को ध्यान में रख के प्रोविजन बनाइए। जो लैप्स होने वाला उसका प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए लाइन, प्रोविजन इज रिक्वायर्ड फॉर द लीव्स कैरिड फॉरवर्ड, हाउ एवर while estimating the amount of provision we must consider the probability of lapses। तो सोचो 200 दिन का टोटल कैरी फॉरवर्ड हुआ था, 100 एम्प्लॉई का 2 दिन का, हम लोग 10 एम्प्लॉई का 1 दिन का प्रोविजन खाली बनाया, क्योंकि बाकी सब लैप्स होने वाला है, हम पेमेंट करने वाले नहीं हैं, एम्प्लॉई लीव लेने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखोगे। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों, आपके इंड AS में एकदम भारी भारी क्वेश्चन नहीं है। आइए नंबर 2 पढ़ते हैं, थोड़ा सोचिएगा अभी पढ़ने के बाद।
पढ़ लिए। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो एनुअल सैलरी 15 लाख की, 300 दिन का वर्किंग है साल में, 10 दिन का आपको छुट्टी लेने मिलेगा। उसने 8 दिन छुट्टी लिया, पेमेंट करेंगे हम लोग, छुट्टी में पैसा नहीं काटेंगे क्योंकि 10 दिन अलाउड है, वो 8 ही दिन तो लिया है, तो उसको पूरा 15 लाख का हम पेमेंट करेंगे, 1 रुपया भी हम उसका नहीं काटेंगे। और 2 दिन जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है उसका देखते हैं क्या बोला है। द अनयूटिलाइज्ड लीव 2 दिन आर नॉट अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड। अच्छा, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा तो प्रोविजन नहीं बनाएंगे। बट आर सेटल्ड बाई वे ऑफ पेमेंट, ओ कंपनी को एम्प्लॉय को पैसा दे देंगे, तो उसको 15 लाख नहीं, 15 लाख तो मिलेगा ही, प्लस भी मिलेगा, उसको प्लस करके कुछ पैसा मिलेगा। लीव कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, प्रोविजन नहीं बनाएंगे, सीधा पेमेंट कर देंगे 2 दिन का। तो देखते हैं 2 दिन का पूरा पेमेंट मांग रहा है, जैसे मैंने बोला 50% पेमेंट मांगता कई लोग, इसमें क्या बोलता है देखते हैं। The unutilized leaves cannot be carried forward but are settled by way of payment to the employee. Compute the total employee benefit expense. ओ पूरा पेमेंट हो जाएगा 2 दिन का, तो उसका पर डे का सैलरी पता करो, 2 दिन की सैलरी ऐड करके कैश पेमेंट कर दो। 15 लाख तो पूरा देंगे ही, बिकॉज उसका कोई पैसा हम काट नहीं पाएंगे। और 2 दिन वो जो छुट्टी नहीं लिया, वो 2 दिन जो कैरी फॉरवर्ड कर पाता, कैरी फॉरवर्ड नहीं करके कंपनी कैश दे रही है, तो 2 दिन का छुट्टी पता कर लो। 15 लाख को 300 से डिवाइड कर दो, पर डे कितना आता है देखो, कैलकुलेटर उठाओ। 15 लाख डिवाइडेड बाई 300, 1 दिन का 5,000 रुपया आ रहा है। 2 दिन का पेमेंट कर दो तो 2 दिन का 10,000 रुपया आ रहा है, तो 10,000 पेमेंट कर दो, 15 लाख प्लस 10,000, तो टोटल पेमेंट उसका 15 लाख 10,000 आएगा। तो पूछा है कंप्यूट द टोटल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ मिस्टर एक्स। आंसर इज 15 लाख 10,000। आइए आंसर पढ़ते हैं। सैलरी पेएबल पर डे 5,000, अनयूज्ड लीव 2 days, पेमेंट फॉर अनयूज्ड लीव्स 10,000, टोटल एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड 15 लाख प्लस 10,000, दैट इज 15 लाख 10,000। फैंटास्टिक। ये आंसर का प्रेजेंटेशन आप कर दीजिएगा एग्जाम में, अगर क्वेश्चन आया तो। थ्योरी लिखने आया वो तो हम पढ़ा ही दिए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। पढ़ लिए, गुड। लिखता है कि प्रॉफिट शेयरिंग बोनस है, प्रॉफिट के ऊपर बोनस देंगे जो लोग थ्रू आउट द ईयर काम करेंगे। अगर कोई इंप्लॉई छोड़ता नहीं है तो टोटल पेमेंट 5% ऑफ द प्रॉफिट होगा। कंपनी को लगता है कि कुछ स्टाफ जरूर छोड़ेंगे और इसके हिसाब से उनको प्रॉफिट शेयरिंग बोनस नहीं मिलेगा, इसके कारण 5% की जगह कंपनी को 4% पे करना पड़ेगा। कंपनी को एडवाइस करो। द आंसर इज कंपनी को 4% का ही प्रोविजन बनाना है। अगर कंपनी को 1 लाख की प्रॉफिट होती है तो 4,000 रुपए का प्रोविजन बनाना, 5,000 का नहीं बनाना है। दैट्स इट। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैंने आंसर पढ़ते हैं। The entity recognizes a liability and expense for 4% of the net profit. The end. अब ज्ञान देखो। An obligation under profit sharing and bonus plans result from employee service and not from a transaction with the owner of the company. हाँ भाई, वो डिविडेंड नहीं है, सैलरी है। Therefore, entity recognizes the cost of profit sharing and bonus plan not as a distribution of net profit but as an expense. क्लियर है कि एक्सपेंस है, डिविडेंड नहीं है। डिविडेंड ओनर लोगों को दिया जाता है, इसी का एक्सप्लेनेशन दिया है।
If the profit sharing and bonus payments are not due wholly within the 12 months after the end of the period for which the employee render the related services, those payments are other long term employee. ये लिखने की जरूरत नहीं भाई, कितने का प्रोविजन बनेगा, द आंसर इज 4%। और ये एम्प्लॉय बेनिफिट है, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट है, 12 महीना के अंदर अंदर नॉर्मली पे हो जाता है। अगर वो बोलता कि 12 महीना के बाद पेमेंट होने वाला है तो हम लोग लॉन्ग टर्म मानते, हम लोग फिर 1 लाख का प्रॉफिट होने से 4000 का प्रोविजन नहीं बनाते, 4000 का पीवी निकाल लेते, पीवी निकाल के जो आंसर आता, मान लो 3200 आता तो 3200 का प्रोविजन बनाते और बाकी 800 रुपया अगले 2-3 साल में इंटरेस्ट को डेबिट करते। वो हम आपको पढ़ा चुके हैं, पर ये सब बातें यहां लिखने की नहीं है। सिंपल आपको लिखना है कि ऑल्दो द कंपनी वाज लायबल टू पे 5% ऑफ द प्रॉफिट एज बोनस, बट due to the employee turnover, the company expects that only 4% is going to be paid. So the provision to be made on account of profit sharing bonus is only 4% the net profit. ये नोट लिखने की ऐसा जरूरत नहीं है, खास करके लास्ट लाइन तो बिल्कुल भी नहीं, ऊपर वाला फिर भी लिख दीजिएगा कि प्रॉफिट शेयरिंग बोनस कोई डिविडेंड नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, एक्सपेंस है। लिखना चाहो लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके सीएमए में रिक्वायर्ड है, लिख देना। अब आया अपना चौथा क्वेश्चन जो इस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को खत्म करेगा। फिर हम लोग पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट में जाएंगे। ओके, आइए पढ़ते हैं। पढ़ लिए? बोलो क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ एम्प्लॉई 150, एम्प्लॉय टर्नओवर रेट 6%, 6% लोग छोड़ के जाएंगे हर साल। 150 का 6% मतलब 15 छक्के 90, 9 लोग, माने 141 लोग रहेंगे अगले साल में। बोनस पेड टू ईच एम्प्लॉय लास्ट ईयर 1 लाख, इस बार लगता है कि 7% एक्स्ट्रा बोनस देंगे, तो 1,07,000 रुपया का एक एम्प्लॉय के पीछे प्रोविजन बनना चाहिए। डिटरमाइन द लायबिलिटी एंड एक्सपेंस, तो 150 लोगों पे नहीं बनेगा, लैप्स को ध्यान में रखना है। एक तो कितना बोनस देने वाले हैं, साफ हुआ 1 लाख तो लास्ट ईयर दिए थे, इस बार 1,07,000 देंगे। एक हमारे पास 9 लोग नहीं रहेंगे, 141 लोग रहेंगे, तो 141 लोगों का बोनस का प्रोविजन बनेगा। मल्टीप्लाई करो, पहले 150 में 6% माइनस करो, 150 माइनस 6% 141, 1 लाख में 7% ऐड करो, 1 लाख प्लस 7% 1,07,000, 141 में 1,07,000 मल्टीप्लाई करो, 150,87,000 मैंने 1,50,87,000 का प्रोविजन बनेगा। डिटरमाइन द लायबिलिटी एंड एक्सपेंस, आंसर इज 1,50,87,000 इज द प्रोविजन का अमाउंट। आइए सोल्यूशन देखते हैं, जर्नल देखते हैं। बोनस पेएबल 1,07,000, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड 141, प्रोविजन फॉर बोनस 1,50,87,000। जर्नल एंट्री एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बोनस, वही बोनस टू प्रोविजन फॉर बोनस। ये पीएल में चला जाएगा, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी में चला जाएगा। इसको अगले साल पेमेंट करके कर देंगे तो प्रोविजन फॉर बोनस अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। और यही मैं तुमको बता रहा था, अगर इसका पेमेंट 1 साल बाद होने वाला से 1 साल बाद, यहां नहीं, इसके 1 साल बाद, तो हम लोग 1 साल का डिस्काउंटिंग करेंगे। जानते हो कैसे करना पड़ता है? देख मैं यहीं पे करके दिखाता हूं। 150 मान लो 10% का इंटरेस्ट रेट है, तो
तो 150,87 को 10% से डिस्काउंटिंग करेंगे। 150,87,000 डिवाइडेड बाई 1.10। डिस्काउंटिंग तो आता होगा, टू दी पावर 1 है, एक साल है बोल के, तो 1,37,15,455 रुपया आया। इतना का ये जर्नल एंट्री बनेगा, ये वाला जर्नल एंट्री इतना रुपए का बनेगा पीवी निकाल करके। पीवी इज इक्वल टू फ्यूचर कैश फ्लो डिवाइडेड बाई 1 + r टू दी पावर 1, 2, 3, जितना साल बाद पेमेंट हो, तो इतना रुपए का प्रोविजन बनेगा। सर पेमेंट तो लेकिन इतना रुपया करना है 150, तो बाकी अगला एंट्री आएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बोनस। मतलब एक एंट्री बोनस टू प्रोविजन फॉर बोनस 137 लाख, बाकी 13 लाख रुपया का एंट्री आएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बोनस। दो नाम से डेबिट होगा, सैलरी इसी साल डेबिट होगा, इंटरेस्ट अगला साल डेबिट होगा। उसके बाद प्रोविजन फॉर बोनस टू बैंक हो जाएगा। आपको समझ में आ गया? नहीं आया तो मैं यहां कॉपी में एंट्री लिख के देता हूं। अगर वो लॉन्ग टर्म होता, अगर वो 12 महीना से बियॉन्ड पेमेंट होता, तो दो एंट्री आता। वन इज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, नाम दे दिए बोनस, टू प्रोविजन फॉर बोनस 137 लाख। दूसरा, ये फर्स्ट ईयर में हो जाएगा, ईयर एंड में। दूसरा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बोनस 13.7 लाख, टोटल पेमेंट 150.7 लाख। वो थर्ड ईयर में जब भी पेमेंट हम लोग करेंगे, प्रोविजन फॉर बोनस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये दोनों एंट्री सेकेंड ईयर में होगी। ये दोनों तब होता है अगर लॉन्ग टर्म में चला जाता है ये पेमेंट। अगर वो विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर नहीं होता है, उसके बियॉन्ड चला जाता है, तो इस तरह से एंट्री करनी पड़ती है। थोड़ी देर के बाद हम आपको पढ़ाने वाले हैं। सो विद दिस मेरा शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट का सारा डिस्कशन कंप्लीट हुआ। 4 छोटा छोटा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्योंकि आप लोगों का थोड़ा नया नया इंडेस डाला है अभी, तो बहुत डिफिकल्ट सम पूछेगा, मुझे थोड़ा डाउट है। तो ये इजी सम जो आप लोगों की बुक में है, नया वाला जो उन्होंने लॉन्च किया ये वाला, उसके हिसाब से हम लोग पूरा कवर कर ले रहे हैं। अब आइए थोड़ा देर और डिस्कस करेंगे पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट को। सबसे डिफिकल्ट है समझना, 100% आप समझ भी नहीं पाओगे, क्योंकि थोड़ा सा मैच्योरिटी का बोल दो, एज का बोल दो, लेवल का बोल दो, प्रॉब्लम है। क्योंकि आप लोग थोड़े छोटे हो जाते हैं इस चीज को पढ़ने के लिए। फिर भी हमने कोशिश किया है कि जितना आसान कर सके, जितना भी आपको समझा सके समझा दें। देखो, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान इज द डिस्कशन का एजेंडा नाउ। आज तो थोड़ा सा पढ़ेंगे, कल हम लोग पूरा पढ़ेंगे। ये क्या है? एम्प्लॉयमेंट के बाद जो बेनिफिट एम्प्लॉई को कंपनी पे करती है। सर ग्रेचुइटी, यस। पेंशन, यस। प्रोविडेंट फंड, यस। रिटायरमेंट के वक्त पेमेंट होगा, या अगर वो रिटायरमेंट के पहले मर गया तो वो पेमेंट होगा। देयरफॉर द नेम इज पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। इसमें दो तरह के प्लान होते हैं, एक डिफाइंड बेनिफिट प्लान, एक डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान। एक ग्रेचुइटी के जैसा होता है और एक प्रोविडेंट फंड के जैसा होता है। आप अगर इनकम टैक्स की क्लास किए हुए हैं तो आपको दोनों का डिफरेंस मालूम होगा। मैं आपको बताता हूं, प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉई को कितना पैसा रिटायरमेंट के वक्त मिलेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई उस फंड में कितना रुपया कंट्रीब्यूट करते हैं और कितना इंटरेस्ट उस पर अक्रू होता है। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि एम्प्लॉय कितना साल के बाद रिटायर किया, उस वक्त उसकी सैलरी क्या थी, जब वो रिटायर किया तब वो क्या ड्रॉ करता था। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोविडेंट फंड में इंपॉर्टेंट है कि उस फंड में कितना रुपया एम्प्लॉयर एम्प्लॉई ने कंट्रीब्यूट किया और इंटरेस्ट कितना अक्रू हुआ। अगर एम्प्लॉई को लगता है कि हमको और पैसा मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा। एम्प्लॉयर का कोई लायबिलिटी नहीं है। एम्प्लॉयर अगर अपना हिसाब से कंट्रीब्यूशन अपना कर दिया तो कोई लायबिलिटी नहीं है। इस तरह के प्लान को बोला जाता है डिफाइंड
कंट्रीब्यूशन प्लान, जो हम लोग थोड़ी देर के बाद, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सर ये ग्रेचुइटी में क्या होता है? उसमें कोई कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं, उसमें कि एम्प्लॉय कितना साल के बाद रिटायर करेगा और उस वक्त उसका सैलरी क्या होगा। मतलब अगर आप मेरे यहां पे 10 साल काम करके रिटायर होते हैं, 10 साल, मान लो मैं एम्प्लॉयर हूं, मैं इंड एस वाली कंपनी हूं, और उस वक्त आपकी सैलरी 1 लाख पर मंथ है, और ग्रेचुइटी का रूल है हर कंप्लीटेड ईयर्स के लिए हाफ मंथ सैलरी का पेमेंट होगा। तो 10 साल अगर आपने कंप्लीट किया तो 5 महीना का पेमेंट होगा, 1 साल के लिए आधा महीना, हाफ मंथ फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। तो 10 साल आप काम किए तो 5 महीना का, 1 साल में आधा महीना, 2 साल में 1 महीना, 10 साल में 5 महीना, तो 5 महीना इंटू 1 लाख, 5 लाख का ग्रेचुइटी आपको हम पे करेंगे। उसमें कौन कहां कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको आपको 5 लाख देना ही है। चाहे हम कहीं कंट्रीब्यूट करें नहीं करें, कुछ भी करें नहीं करें, आपको 5 लाख मिलेगा, कोई रिस्क नहीं है आपका 5 लाख पे। प्रोविडेंट फंड में रिस्क ही रिस्क है। अगर मान लो जहां पे हम लोगों ने फंड में कंट्रीब्यूट किया वही डूब गया, मान लो बैंक को रुपया दिया था, बैंक बोला हम प्रोविडेंट फंड मेंटेन कर रहे हैं, बैंक ही डूब गया, तो आपका रुपया डूबेगा, एम्प्लॉय का रुपया डूबेगा। पर ग्रेचुइटी में वो पैसा मेरा है, एम्प्लॉयर का, हम देंगे तुमको, कैसे भी होगा हम देंगे। आई डिफाइंड बेनिफिट प्लान किसको बोलते हैं, या पहले बोलते हैं पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान किसको कहते हैं? आंसर, इट इज ए बेनिफिट। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान का डेफिनेशन, डिफाइंड बेनिफिट अभी नहीं बोल रहा हूं, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट का डेफिनेशन, डिफाइंड बेनिफिट बाद में बताऊंगा। इट इज ए बेनिफिट पेएबल टू एम्प्लॉई आफ्टर हिज रिटायरमेंट और डेथ विच एवर कम्स अर्लियर। इजी। 2 डिस्काउंटिंग टेक्निक, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बोला कि ये जो ग्रेचुइटी का पेमेंट हम आपको 5 लाख रुपया करेंगे, ये तो हम 5 साल बाद करेंगे या 10 साल बाद करेंगे। मान लो 10 साल काम करके आप रिटायर कर रहे हो तो 10 साल बाद करेंगे, पर ग्रेचुइटी तो थोड़ा थोड़ा करके हर साल एक्रू हो रहा है। अब आप मुझे बोलेंगे कि सर 1 साल में हाफ मंथ का ग्रेचुइटी एक्रू हो रहा है, तो उस वक्त मेरी सैलरी कितनी होएगी वो भी नहीं मालूम पहले से, तो सब एस्टिमेट करना पड़ता है। इसका अकाउंटिंग प्रोसेस बड़ा ही डिफिकल्ट है। एक्चुरी आपने नाम सुना होगा, एक्चुरी इसकी अकाउंटिंग प्रोसेस को सजेस्ट करता है, इसके अमाउंट सबको एक्चुरी निकालता है। तो कैसे पूरा अकाउंटिंग होता है मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के एक्सप्लेन करूंगा। अभी खाली इतना बोल देता हूं कि क्योंकि फ्यूचर में पेमेंट होगा, 10 साल बाद पेमेंट होगा, हर साल थोड़ा थोड़ा करके अकाउंटिंग करना पड़ता है, क्योंकि हर साल एम्प्लॉय थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है, थोड़ी थोड़ी ग्रेचुइटी उसकी हर साल एक्रू हो रही है, तो हर साल थोड़ा थोड़ा अकाउंटिंग करना पड़ेगा। 2 सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रेजेंट वैल्यू का अकाउंटिंग होगा। पेमेंट 10 साल बाद होगा, अकाउंटिंग आज कर रहे हैं, बीच में इतना सारा इंटरेस्ट का फैक्टर नहीं आएगा क्या, तो इंटरेस्ट का भी अकाउंटिंग करना होगा। एग्जैक्टली जैसा ये वाला आपको बताए थे ना, वैसा अकाउंटिंग आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेचुइटी लॉन्ग टर्म होता है। लॉन्ग टर्म में प्रेजेंट वैल्यू निकाल के अकाउंटिंग करना पड़ता है, ऐसा इंड एस का बेसिक रिक्वायरमेंट है। आइए पढ़ते हैं। डिस्काउंटिंग टेक्निक, हियर द अमाउंट ऑफ बेनिफिट, जो पेमेंट हम आपको करेंगे, नीड्स टू बी डिस्काउंटेड एंड मेजर्ड एट इट्स प्रेजेंट वैल्यू। डिस्काउंटिंग रेट विल बी द यील्ड ऑन द गवर्नमेंट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड आप जानते हैं, उसका इंटरेस्ट रेट आप जानते हैं, माने सब में दिया रहेगा, जानते हैं मतलब यू हैव द आइडिया अबाउट दैट। उससे डिस्काउंटिंग रेट यूज होगा, पीवी निकालने के लिए वो काम आएगा। अब आइए, डिफाइंड बेनिफिट प्लान किसको बोलते हैं और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान किसको बोलते हैं। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान ये यहां पे है पैराग्राफ नंबर 6 में। अभी हम लोग पैराग्राफ नंबर 5 पढ़ रहे हैं। 5 का 2 पेज का अकाउंटिंग है, 2-2.5 पेज का, इसमें टाइम लग जाएगा, सबसे डिफिकल्ट है ये। 6 नंबर पेज में कल पहुंच पाएंगे, कल के एंड की तरफ। आओ, डिफाइंड बेनिफिट प्लान, द बेस्ट एग्जांपल इज ग्रेचुइटी। क्योंकि ग्रेचुइटी आप जानते हैं, ग्रेचुइटी एक्ट भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा बहुत आइडिया है आपको। आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन ए डिफाइंड बेनिफिट प्लान, द अमाउंट पेएबल टू द एम्प्लॉई ऑन रिटायरमेंट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, लेंथ ऑफ द सर्विस,
सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो मैंने जैसा बोला, मान लो आप 16 साल काम करके रिटायर करते हो, हाफ मंथ फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर, मतलब आपको 8 महीना का ग्रेचुइटी मिलेगा। रिटायरमेंट के वक्त आपकी सैलरी थी 5 लाख पर मंथ, तो 8 महीना इंटू 5 लाख 40 लाख रुपया आपको ग्रेचुइटी मिलेगा। अब इसका अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे होता है, पूरा पीवी टेक्निक क्या है, ये हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू से समझा रहे हैं, और आज वो लास्ट रहेगा। आइए एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो एक एम्प्लॉई 5 साल बाद रिटायर करेगा, उसका एक्सपेक्टेड सैलरी एट द एंड ऑफ 5th ईयर 40 लाख रुपया होने वाला है। ग्रेचुइटी है 5% फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। अगर 5% फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस है तो उसकी सैलरी 40 लाख होने वाली है। 40 लाख उसी वक्त के हिसाब से पेमेंट होता है, तो 40 लाख का 5% हो गया 2 लाख रुपया साल का। 5 साल काम करके रिटायर करेगा तो 2 लाख इंटू 5, टोटल पेमेंट ग्रेचुइटी ईच ईयर 2 लाख है, टोटल पेमेंट उसको हम लोग करेंगे 10 लाख रुपया, पर ये 5 साल बाद करेंगे 10 लाख रुपया। हर साल की ग्रेचुइटी उसकी 2-2 लाख रुपया की है, तो हर साल 2-2 लाख रुपया का प्रोविजन बनाएंगे। अब ये सुन लो, 2 लाख का प्रोविजन एग्जैक्टली नहीं बनता। 2 लाख आप हर साल का पकड़ोगे अगर, तो पहला वाला 2 लाख का पेमेंट तो 5 साल के बाद होगा, दूसरा वाला 2 लाख का पेमेंट 4 साल के बाद, ऐसे करके 3 साल के बाद ऐसे करके होगा, तो उसमें इंटरेस्ट का अकाउंटिंग होता है। आइए मैं आपको समझाता हूं। एग्जैक्टली अगर मैं बोलूं ना, तो हर साल की ग्रेचुइटी का अकाउंटिंग ईयर एंड में होता है। ईयर एंड में प्रोविजन सारे ईयर एंड में बनते हैं। तो आप ऐसे करके पकड़ो कि भाई हर साल 2-2 लाख की ग्रेचुइटी, यहां ये सोल्यूशन ध्यान देना, हर साल 2-2 लाख की ग्रेचुइटी अक्रू हो रही है। जो ग्रेचुइटी पहले साल के एंड में अक्रू हो रही है, 5th ईयर एंड में पेमेंट करना है, तो टोटल 4 ईयर बीच में गुजरेगा। 1st ईयर एंड से 5th ईयर एंड अगर आप पकड़ोगे तो 4 साल गुजरेगा। तो इसमें 4 साल का डिस्काउंटिंग होगा, 5 साल का नहीं। सर 5 साल के बाद पेमेंट है ना, अरे तो 1st ईयर एंड में अकाउंटिंग है ना, प्रोविजन तो 1st ईयर एंड में बनेगा। क्लियर? सेकेंड वाला ईयर का ग्रेचुइटी में 3 साल का डिस्काउंटिंग होगा, फिर 2 साल का, फिर 1 साल का, फिर 0 ईयर का। अब आओ इधर देखो, अगर 2 लाख हम किसी को पेमेंट करने वाले हैं आज के 4 साल बाद, तो आज हम 1,36,603 रुपीज का ही प्रोविजन बनाएंगे, खर्चा इतना ही लिखेंगे। सर लेकिन पेमेंट तो 2 लाख करना है ना, वो धीरे धीरे इंटरेस्ट जोड़ जोड़ के 2 लाख बन जाएगा। अगले 4 साल में 10% इंटरेस्ट इस पे जोड़ेंगे ना, तो वो 2 लाख बन जाएगा। और सर सेकेंड ईयर वाला, ये देखो सेकेंड ईयर वाला 2 लाख रुपया पेमेंट करेंगे सेकेंड ईयर एंड के 3 साल बाद। हिसाब सोचो, सिंपल है, अपने आप को परेशान मत करना। तो मेरा लाइबिलिटी बनेगा 1,50,000 का। सर पेमेंट तो फिर 2 लाख होगा, हाँ पर 2 लाख तो 3 साल बाद होगा। 1,50,000 के ऊपर 3 साल का इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो पहुंच जाएगा 2 लाख। तो सर इसको आप बना के दिखाइए ना पूरा। आइए मैं बना के दिखाता हूं, ये पूरा टेबल को समझो, बहुत मजा आएगा। देखो ये ग्रेचुइटी है हर साल की, बेनिफिट अट्रीब्यूटेबल टू ईच ईयर। ये डिस्काउंटिंग फैक्टर यहां देखो 4 लिखा हुआ है, 3210। सर यहां 0 क्यों है? क्योंकि 5th ईयर एंड में ही हम प्रोविजन बनाएंगे एंड देन 5th ईयर एंड में ग्रेचुइटी का पेमेंट भी करना है, तो टाइम नहीं गुजरेगा, तो इसीलिए 0 लिया गया। अब ये देखो पीवी निकाला, ये आया 136,603, 150,263, 165,289, 181,818, 2 लाख। आप कैलकुलेट करो बैठ के, चेक करो ना आराम से। मान लो चेक हो गया। अब इधर देखो, ये जो 136,603 है ना, ये टेबल हम लोग पहले ही बना लेंगे। अकाउंटिंग कैसे करेंगे? जैसे ही 1st ईयर एंड आएगा ना, हम 136,603 1st ईयर का खर्चा बुक कर लेंगे। सर नाम क्या है? खर्चा का नाम सब देखिए कैसा गंदा गंदा है, कुछ नहीं, करेंट सर्विस कॉस्ट ग्रेचुइटी। सर करेंट सर्विस कॉस्ट क्यों नाम दिया?
ये इंड एस के नाम है। फिर भी सर क्यों दिया? क्योंकि अभी तुमने सर्विस की, तुम मेरे एम्प्लॉय हो, इस साल तुमने काम किया, तो तुम्हारा ये खर्चा मेरा बना, हम तुमको पे करेंगे। पेमेंट भले 5 साल बाद करेंगे, पर ये एक्सपेंस है मेरा, और इसीलिए नाम देगा करेंट सर्विस कॉस्ट। तुमने करेंटली मेरे यहां काम किया है, इसी साल की ग्रेचुइटी है। इसको आप ग्रेचुइटी बोल सकते हो, ग्रेचुइटी अकाउंट डेबिट। पर इंड एस का नाम भी सीखो ना, क्या प्रॉब्लम है? तो करेंट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिफाइंड बेनिफिट प्लान, ये हम फर्स्ट ईयर में डेबिट कर देंगे। सर अब इसका 4 साल का इंटरेस्ट, बस अगले साल में ये रहा 13,660 रुपया, वो अगला साल डेबिट करेंगे। अभी तो इस ईयर एंड में ये एंट्री कर देंगे, इंटरेस्ट का एंट्री अगला साल करेंगे 13,660। अब सेकेंड ईयर में इधर देखो, सेकेंड ईयर में ये जो ग्रेचुइटी, सेकेंड ईयर तुमने और काम किया, तुम्हारी और ग्रेचुइटी अक्रू हुई। अब तुम्हारी ग्रेचुइटी अक्रू हुई 1,50,263 रुपया, तो ये जर्नल एंट्री सेकेंड ईयर में आएगी 1,50,263 रुपया, 150,263। अब थर्ड ईयर में जो इंटरेस्ट आएगा, थर्ड ईयर में सोचो, एक तो ये वाला अमाउंट और इंटरेस्ट जोड़ करके एक अमाउंट बन गया ऑलरेडी लाइबिलिटी में, उसके ऊपर 10% आएगा, और एक ये वाला अमाउंट का भी तो 10% इंटरेस्ट अगला साल अकाउंट फॉर होगा। क्योंकि ये जो फिगर है बेटा, हाथ देखते रहना, ये फिगर का तो 4 साल बाद 2 लाख बनेगा, और ये फिगर जो है 1,50,000, ये तो 3 साल बाद 2 लाख बन जाएगा। तो इसका तो जब ये साल खत्म हुआ सेकेंड ईयर, फिर जब थर्ड ईयर आएगा, इसके हिसाब से बोल रहा हूं, थर्ड ईयर आएगा तो ये जो दोनों अमाउंट कंबाइंड है उसके ऊपर इंटरेस्ट निकलेगा, और इसका 1 साल का इंटरेस्ट निकलेगा। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वैसे ही होता है। तो सर उसको कोई शॉर्टकट नहीं है, एकदम शॉर्टकट आइए दिखाता हूं। देखो 1,36,000 फर्स्ट ईयर का लाइबिलिटी है, सेकेंड ईयर में ये 1,50,000 ऐड हुआ, तो इसके ऊपर भी इंटरेस्ट निकलेगा, इसके ऊपर भी। थर्ड ईयर का बात बोल रहे हो ना, पहले ये देखो 1,36,000 का लाइबिलिटी है, सेकेंड ईयर इस पे इंटरेस्ट निकला, यहां पे आ गया इस पे। तो ये इंटरेस्ट के नाम पे डेबिट हुआ, और ये सेकेंड ईयर का ग्रेचुइटी है। तो ये प्लस ये हाथ देखना, 136 प्लस 150 प्लस 13,000 मिलाकर, मैं एंट्री करके दिखाऊंगा लेजर बना के, मिलाकर के मेरा लाइबिलिटी बन गया 3 लाख रुपया का। तो थर्ड ईयर में हम इस 3 लाख पे इंटरेस्ट निकालेंगे। अब ये तो हम लोगों ने हर साल का ग्रेचुइटी तो निकाल ही लिया था, हर साल का करेंट सर्विस कॉस्ट। अब 3 लाख का ब्याज निकला, देखो 30,000। अब अगला साल मेरा क्यूमुलेटिव अमाउंट क्या होगा? ये 3 लाख प्लस ये 165 प्लस ये 30,000 मिलाकर के 495। अब उसके अगला साल में हम 495 पे इंटरेस्ट निकालेंगे, तो 495 का इंटरेस्ट इज 49,587। तो उसके बाद का मेरा क्यूमुलेटिव फिगर 495 प्लस 181 प्लस 49 727। फिर 727 पे अगला बार का इंटरेस्ट निकलेगा, ये रहा 72। एंड देन ये 2 लाख मेरा पीवी निकला हुआ है, ग्रेचुइटी ऐड हो जाएगा तो ठीक 10 लाख आ जाएगा। इसको आपको थोड़ा सा खाली टाइम देना होगा, और मेरा एक लेजर में बना के दिखा रहा हूं, आपको समझना होगा। आप इसको कॉपी भी करिएगा और आपको एकदम आराम से समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले आप हर साल का ग्रेचुइटी निकाल लीजिए। फर्स्ट ईयर में 4 साल का प्रोविजन, 4 साल का डिस्काउंटिंग कीजिएगा, क्योंकि अगर 5 साल का लाइफ है, 5 साल बाद ग्रेचुइटी देंगे, तो फर्स्ट ईयर एंड का प्रोविजन के बाद 5th ईयर आते आते सिर्फ 4 साल गुजरेगा। तो डिस्काउंटिंग करना आपको आता है, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर है 1/1 प्लस r टू द पावर 4, उससे मल्टीप्लाई करना आपको आता है ये चीज। सबसे पहले ये पीवी निकाल लीजिएगा, ये हर साल का ग्रेचुइटी है। अगर मैं आपको ये कॉपी यहां रखूं और अगर मैं आपको बोलूं चलो मैं लाइबिलिटी का लेजर बना रहा हूं, प्रोविजन फॉर डिफाइंड बेनिफिट, तो आप सबसे पहले बोलिएगा बाई करेंट सर्विस कॉस्ट, ये वाला अमाउंट देखिए 136,603, 136,603, ये हो गया बैलेंस सीडी 136,603। ये लाइबिलिटी है, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी। ये करंट सर्विस कॉस्ट एपीएल में जाएगा, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के नाम पे। पीएनएल में 2+7 आइटम का पीएनएल याद होगा आपको, शेड्यूल 3 का। ये हो गया बैलेंस ब्रॉट डाउन 136,603 लाइबिलिटी। अब इसके ऊपर हायर परचेज, इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा बाय इंटरेस्ट 13,660।
सेकेंड ईयर का ग्रेचुइटी ये एक्रू हुआ 1,50,263, क्योंकि हर साल का ग्रेचुइटी का आंसर होता है करंट सर्विस कॉस्ट इज दी, ध्यान से सुनना, करंट सर्विस कॉस्ट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रेचुइटी अट्रीब्यूटेबल टू दैट ईयर। उस साल का ग्रेचुइटी जितना साल बाद पेमेंट होगा उसका पीवी निकालेंगे तो करंट सर्विस कॉस्ट आएगा। तो वो पीवी निकाल के सारा करंट सर्विस कॉस्ट आ गया है। अब यहां देखो सेकेंड ईयर का ग्रेचुइटी 1,50,000 है। अब हम एंट्री मारेंगे बाई करंट सर्विस कॉस्ट 1,50,263। अगर हम इसको क्यूमुलेट करके बैलेंस सीडी करें तो देखिए 3 लाख के आसपास आएगा। आप लोग सभी लोग भी देखो, कॉपी भी कर लेना। 136,603 प्लस 13,660 प्लस 1,50,263 विच इज 3,05,26। तो आप देखो दो चीज डेबिट हो रही P&L में, एक इंटरेस्ट एक करंट सर्विस कॉस्ट। सर फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट नहीं आया, फर्स्ट ईयर के तो एंड में ही तो पहला बार लाइबिलिटी बनी ना, सेकेंड ईयर से इंटरेस्ट आएगा। ये सेकेंड ईयर है। अब देखो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया 3,05,26। अब फिर इंटरेस्ट निकला इस अमाउंट पे 30,000 मान लो 53 रुपया। अब थर्ड ईयर का करंट सर्विस कॉस्ट, थर्ड ईयर का ग्रेचुइटी आया है 165,289। पीवी निकाल के सर 2 लाख है ना, 2 लाख का पीवी इज द करंट सर्विस कॉस्ट। 2 लाख का पेमेंट तो विल हैपन लेटर, जो भी बाद में पेमेंट होता है लॉन्ग टर्म नेचर का होता है, डिस्काउंटिंग यूज करना पड़ता है एंड दैट इज इंड एस का टेक्निक, प्लीज सीखो। तो 1,65,289 का लाइबिलिटी फिर लिखेंगे बाई करंट सर्विस कॉस्ट 1,65,289। तो टोटल आपका लाइबिलिटी बन जाएगा टू बैलेंस कैरेड डाउन 495,868। अब ये बन गया बाई बैलेंस, ये होता है ग्रेचुइटी अकाउंटिंग, देखो ठीक से, बाई बैलेंस बीडी 495,868। फिर इंटरेस्ट का अकाउंटिंग आया 49,587 10%। फिर करंट सर्विस कॉस्ट आया, ये रहा करंट सर्विस कॉस्ट फोर्थ ईयर का, ये ग्रेचुइटी है, इसी का नाम करंट सर्विस कॉस्ट है। इस साल सर्विस दिए तो कॉस्ट आया 181,818। तो 4 साल के बाद लाइबिलिटी बन गई 495 प्लस 49,587 प्लस 181,818, इट इज 727,273। फिर बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ 727,273। फिर इसका इंटरेस्ट निकला 72,727। फिर ग्रेचुइटी का अकाउंटिंग हुआ 2 लाख। करंट सर्विस कॉस्ट कैसे निकला है टेबल को अच्छे से देख लेना। आज की क्लास क्लोज करने पे आ गया हूं मैं। बाई करंट सर्विस कॉस्ट 2 लाख। जब आप टू बैलेंस सीडी करोगे इसको 727 प्लस 72,727 प्लस 2 लाख 10 लाख। याद है ये 10 लाख रुपए का ग्रेचुइटी पेएबल आया था, यहां पे देखिए 2 लाख रुपया ग्रेचुइटी 1 साल का था, 5 साल में 10 लाख रुपए आया था। तो ये 10 साल एक साथ खर्चा बुक नहीं होता, ग्रेचुइटी धीरे धीरे अक्रू होती है। पहले आप फील करो कि कोई इंप्लॉय 5 साल बाद रिटायर कर रहा है, हर साल थोड़ा थोड़ा ग्रेचुइटी अक्रू करता है कि एक साथ सारा? सर हर साल थोड़ा थोड़ा, तो 2-2 लाख हर साल का हुआ। 2-2 लाख का अकाउंटिंग 2-2 लाख करके नहीं होगा, पीवी निकाल के होगा, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट फैक्टर इन्वॉल्व है, पेमेंट बाद में हो रहा है, इंटरेस्ट फैक्टर इन्वॉल्व है, डिस्काउंटिंग करना होगा। ये रहा डिस्काउंटिंग का पूरा ट्रिक। रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट बॉन्ड से लेना है, वो आपको सब में दिया हुआ रहेगा, पीवी निकाल के अकाउंटिंग करना। अब इसको ध्यान दो, ये जो करंट सर्विस कॉस्ट है ये पीएल में जाएगा, और ये जो फिगर आप देख रहे हो बैलेंस सीडी, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाएगा। अगला साल ये दोनों फिगर पीएल में जाएगा। सर इंटरेस्ट फिनांस कॉस्ट में जाएगा कि इंप्लॉई बेनिफिट में जाएगा? इंप्लॉई बेनिफिट में ही जाएगा, फिनांस कॉस्ट में नहीं। सर इंटरेस्ट नाम दिए ना, पर कोई लोन थोड़ी लिए, बोरोइंग थोड़ी है। इंटरेस्ट इज ए नेम, नॉट फिनांस कॉस्ट, इंप्लॉई बेनिफिट में ही रहेगा। बस इतना ही ध्यान रखो, तुम्हारे को तो इतना डिटेल में बताना ही जरूरत नहीं है। ये दोनों पैसा पीएल में जाएगा, सेकेंड ईयर में चला गया इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस में, ये फिर बैलेंस शीट में लायबिलिटी बन गया, ग्रेचुइटी पेएबल। थर्ड ईयर में ये देखो, ये दोनों पैसा पीएल में जाएगा और ग्रेचुइटी पेएबल बना 495 बैलेंस शीट। फोर्थ ईयर में ये पैसा पी&एल में जाएगा, ग्रेचुइटी पेएबल बना 727। फिफ्थ ईयर में ये पैसा पी&एल में जाएगा,
ग्रेचुइटी पेएबल बना 10 लाख। 10 लाख रुपया देना है तो ग्रेचुइटी पेएबल टू बैंक हो गया। लेजर एंट्री करके दिखाया। जर्नल एंट्री यहां पे लिखा हुआ है, देखो यहां अमाउंट हम नहीं दिए पर जर्नल एंट्री आपको लिखा हुआ है। ये फर्स्ट ईयर का जर्नल एंट्री का फिगर है। ये दोनों फिगर सेकेंड ईयर की जर्नल एंट्री का है। हाथ देखो, ये दोनों, एक 50 और 13, एक 65 और 30 थर्ड ईयर का जर्नल एंट्री, 181 49 फोर्थ ईयर का जर्नल एंट्री, 2,72,000 फिफ्थ ईयर का जर्नल एंट्री। टोटल क्यूमुलेटिव फिगर 10 लाख। ये टेबल सब समझा देता है, लेजर ही है ये टेबल। क्या है ये पूरा लेजर हमने अच्छे से बना के दिया आपको, कॉपी भी करने बोला। आपके पास टाइम है, आराम से कॉपी करो इसको। ये फर्स्ट ईयर का फिगर है, फिगर सारे टेबल से मैच करेंगे। ये अगले 4 साल की लायबिलिटी है। टोटल 5 साल में 10 लाख की ग्रेचुइटी का अकाउंटिंग ऐसे होता है। पर सर वो इंप्लॉई 5 साल बाद रिटायर करेगा और तब उसको 10 लाख रुपया देना होगा, ये सब तो एस्टिमेट ही है ना। यस, सब एक्चुअली करके देता है। सर एस्टिमेट तो बदल सकते हैं, हाँ उसका भी अकाउंटिंग है, पर वो उतना डिटेल में आपको नहीं जाना। जितना डिटेल में आपको जाना हम करवा देंगे। इंट्रोड्यूस किया अभी आप लोगों के लिए। तो ये 10 लाख पीएल में ऐसे बिल्ड होता है। फर्स्ट ईयर में ओनली, इधर देखो, फर्स्ट ईयर में ओनली 136 इतना का ही लाइबिलिटी बना। सेकेंड ईयर में करीब करीब 163 मिला के, थर्ड ईयर में करीब करीब 195 जोड़ के बोल रहा हूं, फोर्थ ईयर में करीब करीब 230 और लास्ट ईयर में तो 272। ऐसे करके पीएल बना। और ये सब के नाम अलग अलग ब्रेकअप दिखाना पड़ता है नोट्स ऑन अकाउंट्स में। करेंट सर्विस कॉस्ट कितना है, इंटरेस्ट कितना है। वैसे आप लोग इसको इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ही बोलेंगे। तो किस तरह से लायबिलिटी कंस्ट्रक्ट हुआ आपको समझ में आया। ये है डिस्काउंटिंग टेक्निक। इस मेथड का नाम है बच्चों प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड। क्या नाम है? PUCM, प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड। बट नाम हम छोड़िए, आप आज घर में ये जो नोट्स है इसको अच्छे से गो थ्रू कीजिए। मैंने जो लेजर बनाया उसको अच्छे से गो थ्रू कीजिए। कैसे क्या क्या कैलकुलेशन हुआ। 10 लाख देना है, सबको क्लियर है। एम्प्लॉय का 5 साल बाद उसको 10 लाख देना है। अपना खर्चा है, क्लियर है। धीरे धीरे अकाउंटिंग होना चाहिए, वो क्लियर है। अमाउंट कैसे निकलेगा उसका प्रोसेस मैंने आपको बताया। कैसे कैसे हर साल फिगर निकलेंगे, हर साल का फिगर का कैलकुलेशन आपको बताया। टेबल से नहीं समझ में आए, लेजर से एकदम इजी है। हर साल का फिगर पीवी करके निकाल लो, वो ग्रेचुइटी है। सर 2 लाख कैसे आया? 40 लाख जो उसको देने वाले हैं, मैंने 40 लाख जो उसकी सैलरी होने वाली है उसका 5% फॉर ईच ईयर, तो 2 लाख आ गया। 2 लाख ईच ईयर का ग्रेचुइटी इजी है निकालना। फिर उसका पीवी करोगे तो करेंट सर्विस कॉस्ट आएगा, बाकी इंटरेस्ट का अकाउंटिंग है। टेबल से नहीं समझ में आता है तो जर्नल इज वेरी इजी, लेजर इजी है, इससे समझो, फिर टेबल को सेट करो। एंड इतना इजी तरीका से हम समझाए हैं, आई एम श्योर कि तुम सबको समझ में आ गया होगा। ऑल्दो इंड एस 19 सारे इंड एस में से सबसे डिफिकल्ट इंड एस है, बट क्या करें अगर इंटर के सिलेबस में लाया है तो। सो आज की क्लास इतना में कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाकी कल पढ़ेंगे।